अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने एक रेफरेंस यूजफुल कंटेंट की वीडियो बनाई थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस बाय शशि थरूर। उस किताब को मैंने डिस्कस किया था और फिर एक दो डिफरेंट आर्गुमेंट्स किए थे उसके बारे में। आज की जो बुक है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल किताब है कि वाई नेशंस फेल। ठीक है, जो कौमें हैं वो तबाह क्यों होती हैं, वो फेल क्यों होती हैं, और कुछ इदारे हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले ये किताब पकड़ाई जाती है कि बेटा ये पढ़ो और यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी। मैं आपको इसकी तमाम बातें एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। किताब कहती है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि अपने आप को ओवरकम कर लेते हैं। जैसे गुर्बत होती है उसको ओवरकम कर लेंगे, इसी तरीके से अपने आप में वो डेवलपमेंट लेकर आ जाते हैं। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कभी भी ओवरकम नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऐसी कंट्रीज जिन्होंने गुर्बत को ओवरकम कर लिया, बहुत ही मिसालें आपके पास मौजूद हैं। जी, सिंगापुर है, और इसी तरीके से आजकल जैसे बांग्लादेश की मिसाल आपके पास मौजूद है, और भी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने, एक टाइम था कि वो डेवलपिंग अंडर डेवलप के अंदर आते थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझे जाते थे, मगर जिस तेजी से वो तरक्की कर रहे हैं वो किसी को भी आगे सरपास कर सकते हैं। ठीक है, होता यूं है कि मुल्क जो है वो अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूशंस, अब वो इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। सही है? अब दो तरह के इंस्टीट्यूशन है आपके पास। ठीक है, दो तरह के इंस्टीट्यूशन है। एक आपके पास कहलाता है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन को अगर हम डिस्कस करें, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन आपके पास होता है इकोनॉमिक, हम इसको देखें तो इसमें वीक प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते। नंबर टू, मोनोपली होती है यहाँ पे। मोनोपली यानी कि हेर फेर करना सारी चीजें। इसी तरीके से होता है फोर्स लेबर, मेहनत मजदूरी मुश्किलात से करवाना। और यहाँ पे ना रिस्पेक्ट नहीं जाती, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, डिसरिस्पेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिसरिस्पेक्ट। ये इनकी इकोनॉमिक सूरत हाल होती है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरे जो आते हैं वो आते हैं पॉलिटिकल में। अगर किसी मुल्क के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन है तो उसकी इकोनॉमी का ये हाल होगा, और पॉलिटिक्स का उसकी क्या हाल होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इलीट्स जो है ना मुल्क में रूल कर रहे होंगे। सही है, जो भी इलीट्स हैं, जो भी आपके हम कहते हैं सरमायादार जो होते हैं। ठीक है, पावर जो है ना कुछ फ्यू हैंड्स में होती है। अब वो मिसाल आपको पाकिस्तान की आप देख लेंगे, कुछ ही खानदान है वही घूम घूम के आएंगे। इसी तरह से एक आपके पास पेट्रोनाज होता है। पेट्रोनाज नेटवर्क भी यही चीज है कि मिसाल के तौर पे कुछ सर्टेन एक तबका है, उसको अब बहुत प्रोटोकॉल और बहुत ज्यादा आसाइशें मिल रही होती हैं एज कंपेयर टू द अदर मासेस। मिसाल के तौर पे आप रोड पे खड़े हुए हो, लाहौर में, कराची, कहीं पे भी, और सामने से एक प्रोटोकॉल गुजरता है। वो वजीर आजम का भी हो सकता है, वो कमिश्नर का भी हो सकता है, वो एसपी साहब का भी हो सकता है। यार, देखा जाए दोनों ह्यूमन है, दोनों की जिंदगी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बट उनको ज्यादा पेट्रोनाज मिलता है, उनको ज्यादा एक इलीट क्लास समझा जाता है। दूसरा है ओपेक इंटरेस्ट ग्रुप। पॉलिटिक्स के अंदर कुछ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे अगर डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होता है जिन्होंने डॉलर को स्टोर करके रखा हुआ है। सही है, इसी तरीके से अगर कभी ऐसा होता है कि कोई पॉलिसी नई लेकर आनी है तो वो अवाम के लिए नहीं होती। वो पॉलिसी जो होती है वो उन सियासतदानों के लिए होती है जिन्होंने उस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ होता है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा आटे की शॉर्टेज हो जाती है। अच्छा, आटे की शॉर्टेज कुछ नहीं होती, ये स्टोर कर लिया जाता है बैक एंड पे। इसी तरह चीनी जो है, जिनकी मिल्स चल रही हैं, वो इसको क्या करते हैं, जानबूझ के मार्केट से आउट करवा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओपेक इंटरेस्ट ग्रुप। अगर जिस मुल्क में
इस तरह की सूरत हाल है, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बेटा वो कैसे तरक्की करेगा? सही है। और इसका जो अपोजिट होता है वो होते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। सही, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। अब इंक्लूसिव वाले क्या है, उसके अंदर हर कुछ अच्छा है। मिसाल के तौर पे वहां पे जी लोगों के पास राइट्स हैं, वहां पे फोर्स लेबर नहीं है, वहां पे एक दूसरे का एहतराम किया जाता है, डेमोक्रेसी है, वहां स्टेट्स आपके स्ट्रांग है। किताब ये आर्ग्यूमेंट करती है कि क्या जो आपकी जियोग्राफी है वो आपकी फेट को डिसाइड करती है? वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और अपने आप से सवाल करें कि क्या किसी मुल्क की जियोग्राफी उसका फेट डिसाइड करेगी? अब आप यहाँ वीडियो को पॉज करके सुने, अपने आप से पूछें क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, जबकि मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, एक सिटी है नोगेल्स, ठीक है, इसका नाम है नोगेल्स, सर्च करना आपका काम है। ये जो सिटी है ना बेटा, ये जो है वो यूएसए और मैक्सिको दोनों में लाया करता है। मींस ये भी नोगेल्स है और ये भी नोगेल्स है, बॉर्डर शेयरिंग है ये। बट आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ वाला जो नोगेल्स है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, बिकॉज अंडर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ये। सही है। जबकि यहाँ वाला जो है वो मुश्किलात से दो चार है। अब इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इनकम है यूएस के अंदर वो है $30,000 पर ईयर, जो भी वहां पे काम कर रहा है एक बंदा उसकी है। और मैक्सिको में वही चीज है, $10,000 पर ईयर। इसी तरीके से यहाँ पे लोग जो है गुर्बत में रह रहे हैं मैक्सिको में, अब बिस्मल हेल्थ कंडीशन है इनकी। यहाँ पे इनको सारी पेंशन भी मिल रही है, पेट्रोनाज भी मिल रहा है, और इधर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पे ज्यादा है। तो बेटा जाहिर है क्यों है ज्यादा, क्योंकि यूएसए के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैसे हैं, वो इंक्लूसिव है। और मैक्सिको ने जो चीजें रखी हुई अपने पास, मैक्सिको एक ऐसा मुल्क है जो चीजें नहीं कर पा रहा, करप्शन बहुत ज्यादा है, ड्रग्स सप्लाई है यहाँ पे, डॉन्स आपको मिलेंगे सारे मैक्सिको के अंदर। तो मैक्सिको के अंदर पावर जो है वो चंद हैंड्स के अंदर है। ठीक है। तो एक तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया कि ज्योग्राफी जो है वो नहीं डिसाइड करती फेट। दूसरी मिसाल, आपने सुना होगा कि एक कंट्री है जिसको बहुत सारे लोग कंट्री मानते भी नहीं है, वो है कोरिया। ठीक है। बेटा कोरिया जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ। 1945 से पहले, बिफोर 1945 ये एक ही था। बट आफ्टर 1945 क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया चला गया कम्युनिज्म यानी रशिया की सपोर्ट में, अलग हो गया, और साउथ कोरिया यूएस की सपोर्ट में चला गया। अब आप देखें, सिर्फ एक डिवीजन, अब एक ही मुल्क है, सब लोग सेम, लैंग्वेज सेम, करेंसी तक सेम है वहां की, लेकिन साउथ कोरिया में जो रह रहा है बंदा, यहाँ पे जो साउथ कोरिया में रह रहा है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो उस बंदे से 10 साल ज्यादा होगी जो नॉर्थ कोरिया में रह रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे इधर अगर एक बंदा 50 साल की उम्र में मर जाएगा तो इधर वो 60 तक जाएगा। नॉर्थ कोरिया को प्रोहिबिट, यानी इसको यूएन भी नहीं मान रहा है। और अगर आप वीडियोस देखें यूट्यूब पे तो यहाँ के लोग डिप्रेस हैं। क्यों? यहाँ क्या है, मिलिट्री। यहाँ जो रूल कर रहा है उनका लीडर, उन्होंने हंसने पे पाबंदी लगाई हुई, वो जब कहेंगे रोना है तब वो रोएंगे। हर बंदे को मिलिट्री में सर्व करना होगा। बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, गाड़ियां नहीं है, लाइट जा रही है नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो बहुत बुरे हाल है। जबकि वही साउथ कोरिया को आप देखें तो हर चीज के अंदर आपको साउथ कोरिया मिलेगा। इन दोनों के दरमियान जो लाइन है उसको कहते हैं 38 पैरेलल। तो बेटा 38 पैरेलल के दोनों तरफ आप देखें तो लाइफ बहुत डिफरेंट है, विच शोज कि अगर आपके मुल्क में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं तब आपका मुल्क क्या करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन अगर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं तो आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो वाई नेशंस फेल के अंदर ये बात की गई है, और आप इसको बड़ी खूबसूरती से अपने करंट अफेयर, पाक अफेयर, इवन इस्लामियात के अंदर भी आप डाल सकते हो, बिकॉज इस्लाम का भी कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन वाला है। सही है। तो आप यहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये तो हो गई एक किताब की बात। अब मैं आपको कुछ रैंडम अपनी डायरी में से कुछ थॉट्स बताता हूँ, और अब ये भी बताऊंगा आपको साथ साथ कि आप इसको
किधर किधर यूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो मैं रेंडमली इसके अंदर लिखता हूं, जैसे थुसिडाइड्स ट्रैप। अब जिनकी पॉलिटिकल साइंस है उन्हें ये ज्यादा बेहतर पता होगा कि थुसिडाइड्स कौन था। थुसिडाइड्स ट्रैप ना एक थ्योरी है। थुसिडाइड्स ट्रैप आपके पास क्या है, आपने एक जुमला लोगों से सुना होगा कि एक होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, लिखना मुश्किल होता है यार इसके ऊपर, समझ जाना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये आप लाइनें यूज करोगे सीएसएस के पेपर में ना। या उर्दू में मैं कहूं तो जंगल का कानून। मैं आपसे अगर डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज जंगल का कानून या व्हाट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आप सिंपली बताओगे सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है टेस्ट जो होगा ना सिर्फ वही रहेगा, बाकी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लाइक सीएसएस, सीएसएस क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आपसे जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो इस गेम के अंदर रहेगा, नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। अब ये वाली जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो किधर किधर लग रही है। आजकल आप देख रहे हो कि यूएस और चाइना लड़ रहे हैं। इसी तरीके से इस्लामियात में देख लें तो काफिर जो थे और मुसलमान, वो किस लिए लड़ रहे थे, दोनों अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वहां पे लड़ रहे थे। अभी मैं आता हूँ थुसिडाइड स्ट्रैप पे, पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैं आपको समझा दूं। इसी तरह से यूएस रशिया की लड़ाई हो रही है, ठीक है, और दुनिया में जहां जहां दो ताकतें आपस में लड़ रही हैं, वो सारा कुछ क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आज समुद्रों में जंग हो रही है, इससे पहले कभी नहीं हुई। थुसिडाइड स्ट्रैप क्या, थुसिडाइड स्ट्रैप कहता है कि जंगल में एक शेर होता है बस, ठीक है, पूरे जंगल में क्या होता है, एक शेर होता है, और वही क्या होता है, उसका बादशाह होता है। अब जाहिर है कि एक शेर जो है वो काफी टाइम तक तो नहीं रह सकता, अब दूसरा भी यहाँ पे कोई ना कोई शेर प्रिपेयर हो रहा है। अब दूसरा शेर आ रहा है अपनी पावर को इससे सरपास करने के लिए और इससे लड़ने के लिए। तो जब भी कहीं ऐसा होता है कि एक पावर मौजूद होती है और दूसरी पावर अपने आप को इसके मुकाबले में लाती है, तो इन दोनों के दरमियान में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, उस लड़ाई को क्या कहते हैं, एक ट्रैप हो जाती है वो। ठीक है, वो क्या बन जाता है, एक ट्रैप बन जाता है। देखो इस ट्रैप के अंदर होगा क्या, नुकसान तो इसका भी होगा, नुकसान इसका भी होगा, लेकिन जो बीच का जो बफर एरिया है ना, इधर भी नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बनेंगे अलाइंसेस। ठीक है, अलायंस क्या होते हैं कि भाई जैसे नेटो है, कि नेटो के जो आपके पास मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट 30, 28, आप इसको चेक कर लीजिएगा कभी रिसेंट के आपके पास कितने मेंबर हैं। तो अगर आपने किसी एक के ऊपर भी अटैक किया ना नेटो के मेंबर पे, तो नेटो के ऑल टुगेदर 28-30 मेंबर वहां पे अटैक करने चले जाएंगे। सही है। इसी तरीके से अब अलाइंसेस में तो आप पिस रहे हो ना, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप यही सब देख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी यही हुआ कि किसी एक पे अटैक होता है और बाकी लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो थुसिडाइड स्ट्रैप की टर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि भाई ड्यू टू थुसिडाइड स्ट्रैप आज मुल्क में, आज पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक ये मेरे पास थॉट था। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा जबरदस्त थॉट है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, द राइज ऑफ टेम्परेचर। आप देखें जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या क्या होता है आपके पास। भाई बहुत आसान है कि सर सी लेवल राइज हो जाएगा, सही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर जब आपके पास इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद क्या हो रहा होता है, वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेदर पैटर्न आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। जहां बारिशें होती हैं वहां बारिशें नहीं होंगी, मॉनसून अर्ली आ जाएगा, वट एवर, बहुत सारी चीजें होंगी ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ये सब तो होता है, ट्रू है। ये जो बातें हैं ना,
वो कौन लिखेगा? वो बाकी जो 20,000 कैंडिडेट तुम्हारे साथ पेपर देने जा रहे हैं ना, वो भी यही बातें लिखेगा। वो ये बातें एवरीडे साइंस में भी लिखेगा, वो ये बातें करंट अफेयर में भी लिखेगा, वो ये बातें ऐसे में भी लिखेगा। अब तुमने अपना दिमाग चलाना है कि यार मैं ग्लोबल वार्मिंग में क्या अच्छा कर सकता हूं। भाई देखो, ग्लोबल वार्मिंग में क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? तो आप ये देखें कि साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी की एक थ्योरी है, कहती है कि इंसान को परफॉर्मेंस देने के लिए ना एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या होता है? फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब जो आपका रूम हो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री हो, 20 डिग्री हो। यार देखो, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक एस्पिरेंट है, वो सीएसएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। वो तैयारी कर रहा है 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तपती हुई गर्मी है, लैपटॉप खुला हुआ है, उसके आगे किताबें पड़ी हुई है, पसीने से शराबोर है, वो तैयारी कर रहा है। और एक एस्पिरेंट है, वो बैठा हुआ है 25 से 30 डिग्री के दरमियान में, फेवरेबल कंडीशन है, हल्की हवा भी चल रही है, सुकून में बैठा हुआ वो तैयारी कर रहा है। और आप मिसाल लगा सकते हैं, भाई ये कोई रूरल एरिया हो सकता है आपका? ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। और ये आपका कोई मिसाल के तौर पर शहर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, या कोई लाहौर, कोई अच्छी जगह हो गई। आजकल तो कराची में भी बड़ी गर्मी है। तो आप खुद बताएं यार, कौन सा ऐसा एस्पिरेंट है जिसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है? तो ऑब्वियस है कि भाई जो शहर वाला है उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, लाइब्रेरी में एसी लगा हुआ है, तो उसका तो जहन ठंडा हुआ है। और यहाँ वाला बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। तो ये साइकोलॉजी आपने लगा दी कि भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली जो है वो उसका पेशेंट बन जाता है और वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है। पहली तो आपने ये बात कर दी। दूसरी बात आप ये करेंगे कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है उन एरियाज में क्राइम रेट इंक्रीज हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्राइम रेट का इससे क्या ताल्लुक है? देखो, क्राइम रेट का कैसे ताल्लुक है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, सही है, टेम्परेचर क्या होना शुरू हुआ? राइज होना शुरू हुआ। टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ तो क्रॉप्स जो है उनके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हुआ। अब वो बारिशों से भी हो सकता है, वो जल भी सकती हैं। क्रॉप्स इफेक्ट आना शुरू हुआ, आपकी रिसोर्सेस कम होना शुरू हो गई। रिसोर्सेस कम हुई, लोग रूरल एरिया से सिटी की तरफ मूव करना शुरू हुए। सिटी के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई तो जॉब्स क्या हो गई आपके पास? जॉब्स कम हो गई। जॉब्स कम हुई, लोगों को निकाल दिया, तो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो लोग अपना पेट पालने के लिए क्या करेंगे? क्राइम करेंगे। इसीलिए तो सबसे ज्यादा जो क्राइम है वो किधर होता है? उस साउथ अफ्रीका की पट्टी में। आप देखिए, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, इसी तरीके से जिम्बाब्वे, जो ऐसे कंट्रीज है ना, डेजर्ट एरियाज, गर्म ममालिक, उधर जो है ना क्राइम रेट ज्यादा मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू यूरोप। तो रीजन उसका यही है कि एक तो साइकोलॉजिकल डैमेज है वो लोग, और दूसरा ये कि ग्लोबल वार्मिंग ने फर्दर क्या किया कि उनको क्राइम की तरफ मजबूर कर दिया। दिस इज हाउ यू मेक अ क्वेश्चन अ डिफरेंट पार्ट। कैसे? मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप किताब का रेफरेंस देते हो कि भाई अगर डेमोक्रेसी पे आ जाए, इसी तरीके कम्युनिज्म कैपिटलिज्म पे कोई सवाल आ जाए, या जनरली कोई रिकमेंडेशन आ जाए ऐसे के अंदर ना, तो आप ये कह सकते हो कि हमें अपने इदारों को इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। और बाकी आप मिसाल उसके अंदर दे सकते हो कि भाई देखें कोरिया में ऐसा है, और नोगेल्स का जो एरिया है उधर ऐसा है। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप बात करें तो आप थुसिडाइड्स ट्रैप की एग्जांपल लगा सकते हो कि थुसिडाइड्स ट्रैप था क्या, हुआ कैसे, सारा मामला आप इसमें बता सकते हो। उसके बाद जब आप ग्लोबल वार्मिंग को अगर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में लिखते हो तो आप उनमें बताओगे टेक्निकल सारी बातें। सही है। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि जी साइकोलॉजी कहती है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है। फिर आप ये बता सकते हो यार क्राइम रेट इंक्रीज हो जाता है। अब ये क्राइम रेट और ग्लोबल वार्मिंग को रिलेट करने वाला शायद कोई 10 से 15 स्टूडेंट होगा। तो आप देखें कि आपको कितना बेनिफिट होगा अगर आप ये सारी क्लासेस ले रहे हैं और आपको ये सारी बातें पता हैं। सिर्फ अब आपको इसको नोट डाउन करना है और सवालों में फिट करना है, कोई किताब, कोई थ्योरी, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बाद। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।